Naika by Mansi. Today we will do class 9th Geography Chapter 2 Physical Features of India. अब इंडिया में किस टाइप के फिजिकल फीचर्स है, कैसी कैसी टाइप की लैंड फॉर्म्स है, उसके बारे में आज हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब ब्रॉडली पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इंडिया में ना हर बहुत वैरायटी ऑफ फीचर्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माउंटेन एरिया है या प्लेन एरिया है। हमारे यहाँ पर माउंटेन्स भी है इंडिया में, डेजर्ट एरिया भी है, प्लेट्यूज भी है, आइलैंड्स भी है और प्लेन्स भी है। अब डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट फिजिकल फीचर्स की क्या स्पेशलिटीज़ है, कहाँ पे क्या सिचुएटेड है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। पीडीएफ चाहिए हो नोट्स की तो कमेंट कर देना। अब देखो, मैंने ये सारे कैटेगरीज आपको बता दी है। किस आइलैंड भी है हमारी कंट्री में। अब वास्ट कंट्री है, इतनी वैरायटी है, तो इससे ना पता है हमें नेचुरल रिसोर्सेज में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन से डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज हमें मिलते हैं। और जब इतनी वैरायटी है तो नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हमारे पास, इसीलिए इंडिया रिसोर्स रिच कंट्री है। अब देखो, प्लेट्यूज, ये माउंटेन, डेजर्ट एरिया, आइलैंड और प्लेन्स तो आपको पता ही है, लेकिन प्लेट्यूज कई लोगों को नहीं पता होता कि क्या होते हैं। वो देखो, ऐसा एरिया जो होता है ना, थोड़ा हाई सा बना हुआ होता है, ऊंचा सा बना हुआ होता है नॉर्मल प्लेन से। हाई लैंड या हाई प्लेन जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम प्लेट्यूज। ये देखो, ये रे, यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा प्लेट्यूज क्या है। और अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो सबसे पुराना लैंड मास है, जो जगह है अर्थ पे, एंशियंट लैंड मास ऑन अर्थ इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। एंशियंट सबसे पुराना है जो, वो क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कहाँ पर है, इंडिया में। ठीक है, और उसका मतलब क्या है भाई, पेनिनसुलर प्लेट्यू का, लैंड विच इज़ फ्लैट टेबल लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। ये प्लेट्यू ऐसा है, ये जो लैंड है ये तीनों तरफ से देखो पानी से सराउंडेड है। ऊपर नॉर्थ साइड पे तो लैंड ही है, लेकिन यहाँ साइड में भी वाटर, इधर भी वाटर और साउथ में भी वाटर, 3 साइड से वाटर है। और ये मोस्ट स्टेबल है लैंड ब्लॉक, मतलब ज़्यादा इसमें अनस्टेबिलिटी नहीं रहती, ऐसे ही फिक्स रहता है, ज़्यादा वो नहीं है ये, क्या बोलते हैं इसको, अनस्टेबल, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं रहती। ये इसी तरीके से बना रहता है थ्रू आउट द टाइम से, ऐसा ही है पहले से भी। डेवलपमेंट जो होती है वो तो अलग बात है, लेकिन ये मोस्ट स्टेबल है, यहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह कम है। अब बात करें अगर हम प्लेन्स की, तो हिमालयन और नॉर्थन प्लेन है। देखो, पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ पर है इंडिया में, इस पूरे रीजन को पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। अब हम बात करें अगर प्लेन्स की और माउंटेन्स की, तो हिमालयाज है यहाँ पर, देखो सबसे ऊपर इंडिया में, यहाँ आते हैं हिमालयाज। इस साइड पे हिमालयाज के जस्ट नीचे साउथ में आता है नॉर्दर्न प्लेन एरिया। फिर डक्कन प्लेट्यू, जिसकी हम बात कर ही चुके हैं। फिर थार डेजर्ट इस साइड पे, देखो राजस्थान वाली साइड पे। वेस्टर्न घाट, ये वेस्ट कोस्ट पे है जो अरेबियन सी के। और यहाँ ईस्टर्न घाट्स, ये है अपने बे ऑफ बंगाल की साइड पे। ये चारों पांचों जितने भी फिजिकल फीचर्स की हम बात करें, उसको हम डिटेल में देखेंगे। अब मोस्ट देखो, जब हमने बात करी इसकी प्लेट्यू की, पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ये बहुत एंशियंट है। लेकिन अगर हम बात करें हिमालयाज की और नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो ये ना मोस्ट रीसेंट है, बहुत लेटली बने हैं, ये रिसेंटली बने हैं। और ये बहुत पुराना चला हुआ आ रहा है, बहुत पहले ही ये बन चुका था। ये हिमालयाज और नॉर्थन प्लेन रीसेंट लैंड फॉर्म्स है, बहुत ज़्यादा एंशियंट टाइम से नहीं है। इसीलिए पता है ये देखो कितने ऊपर है ये एल्टीट्यूड पे हिमालयाज, इसीलिए ये अनस्टेबल भी है। जब भी तो लैंडस्लाइड्स वगैरह इन एरियाज पे होती रहती है हिमालयन रीजन्स में। और इस एरिया के क्या फीचर्स है, हाई पीक्स हैं, ऊँची ऊँची चोटियाँ, डीप वैली, बहुत डीप जाके अंदर माउंटेन्स में वो गलियाँ सी बनी हुई हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं। और यहाँ पे से जो रिवर ओरिजिनेट करती है, बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, क्योंकि माउंटेन से ही तो रिवर्स, यहाँ से बहुत सारी मेजर रिवर्स ओरिजिनेट करती है, जैसे कि गंगा जो थ्रू आउट द इंडिया फ्लो करती है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर बात करें, तो ये अलूवियल सॉइल है। जो अलूवियल सॉइल जब यहाँ से माउंटेन से नीचे आता है तो डिपॉजिट यहाँ होता है, तो यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स बने। रिवर लेकर आती है ना सॉइल को भी अपने साथ, कुछ सॉइल को, तो यहाँ पे डिपॉजिट होता है। तो वो कौन सा सॉइल होता है, अलूवियल सॉइल। तो उस डिपॉजिट से क्या बने, नॉर्दर्न प्लेन्स। अब डक्कन प्लेट्यू की बात करें, तो ये इग्नियस रॉक्स से मिलके बने हैं। इग्नियस रॉक्स रिलेटेड होता है वॉल्केनो से, जो पहले वॉल्केनो से ओरिजिनेट हुए, वॉल्केनिक एरिया था ये पहले, तो उससे जो रॉक्स निकले हुए हैं वो इग्नियस रॉक्स उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली क्या है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक
मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज, थोड़ी सी ऊंची ऊंची हिल्स है यहाँ पे, ज़्यादा हाई पीक नहीं है हिमालय की तरह, और चौड़ी वैलीज है। यहाँ पर थी हिमालय में डीप, यहाँ पर है वाइड वैलीज, ठीक है। और अब बात कर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, हिमालयन माउंटेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स जो कोस्टल एरिया ओशन के पास जो है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मैंने आपको बताया, उसके पास ही जो प्लेन एरिया है उन्हें कोस्टल प्लेन्स हम बोलते हैं। आइलैंड जो लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब हिमालयन माउंटेन के बारे में पहले डिटेल में बात करते हैं। देखो माउंटेन्स ना बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन जब हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करते हैं तो उनका क्या टाइप है, फोल्ड माउंटेन्स, जो कि अपने नॉर्दर्न इंडिया में स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नॉर्थ ईस्ट तक ये स्ट्रेच है हिमालयन माउंटेन्स की रेंज। अपने इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर को ये पूरा का पूरा ऐसे बाउंड्री पर है ये सिचुएटेड, लोकेटेड। अच्छा, इसमें जो वन ऑफ द मोस्ट रग माउंटेन बैरियर भी इसे कहा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बैरियर है ना, देखो वर्ल्ड में ये एक बाउंड्री पे ही है, तो बैरियर अड़चन बन रहा है ये, तो बैरियर रग्ड है। रग्ड मतलब बहुत ज़्यादा ब्रोकन और रॉकी, अनइवन सा है। अब ये माउंटेन एकदम इवन तो है नहीं, अनइवन है, कहीं से ऊंचे कहीं से नीचे, कोई बहुत ऊंचा कोई बहुत नीचा, लेकिन ये एक बैरियर क्रिएट कर रहा है, रास्ते में रुकावट है ना, बॉर्डर पे है, क्योंकि वर्ल्ड में ये मोस्ट रग्ड है हिमालयन रीजन का, जो ये बाउंड्री बना रहा है ये जो माउंटेन्स। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, देखो वेस्ट से लेकर, इस साइड से लेकर ये ईस्ट तक फैला हुआ है। यहाँ पर है इंडस रीजन, इंडस रीजन जो कि बिल्कुल वेस्ट में आ जाती है, और यहाँ पर है ब्रह्मपुत्रा रीजन जो कि बिल्कुल ईस्ट में आ जाती है। तो ये इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक एक्सटेंडेड है और उसके बीच में सिचुएटेड है। और ये एक ना आर्क सी बना रहा है, देखो ऐसे आर्क बन रही है ना, ये आर्क का डिस्टेंस कितना है, 2400 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 400 किलोमीटर है। कश्मीर में इस साइड पर आएंगे तो ज़्यादा चौड़ा है, और ईस्ट साइड पे जाते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा वो नैरो होता जाएगा। इसलिए यहाँ पर जब विड्थ की चौड़ाई की बात करेंगे तो 400 किलोमीटर है कश्मीर में, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आ जाएंगे हम, अरुणाचल प्रदेश में, तो 150 किलोमीटर पड़ रही है इसकी विड्थ, ठीक है। अब इसके जो ऑल्टीट्यूड वेरिएशंस है, ऑल्टीट्यूड देखो मतलब ऊंचाई जो है इनकी पीक्स की, माउंटेन्स की, वो हर जगह सिमिलर तो नहीं है, वैराइटीज़ है, डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ईस्टर्न हाफ में अगर आएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस है कि कुछ बहुत ऊंची मिलेगी आपको पीक्स, कुछ बहुत ज़्यादा नीची। वेस्टर्न हाफ में यहाँ पर आए तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही ऑल्टीट्यूड्स मिलेंगे आपको माउंटेन्स के, ठीक है। ये देखो कितने प्यारे हैं हमारे हिमालयाज़, लोग हिल स्टेशन पे यहीं पे जाते हैं मोस्टली। अब यहाँ पे हिमालयाज़ में ना 3 पैरेलल रेंजेस है, मतलब पैरेलल रेंजेस मतलब ऐसे पैरेलली रेंजेस आ रही है माउंटेन्स की पूरी। अब वो कौन सी है फेमस, पहली है 3 में से हिमाद्री, दूसरी हिमाचल, तीसरा शिवालिक। पहली जो हिमाद्री रेंज है उसे ग्रेटर और इनर हिमालयाज़ भी बोलते हैं, दूसरी जो हिमाचल है उसे लेसर हिमालयाज़ भी बोलते हैं, तीसरा जो शिवालिक है उसे आउटर हिमालयाज़ भी बोलते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, यानी कि ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हुए डिवीजन से ही। अब ये इनके बारे में डिटेल्स में मैं आपको दिखाती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो हिमाद्री रेंजेस है जो ग्रेटर और इनर है, इनर हिमालयाज़ यानी कि अंदर की तरफ है ये रेंज, और शिवालिक्स की बात करें, ये देखो शिवालिक रेंज ये आउटर साइड पे आ रही है ना, तो इसे आउटर हिमालयाज़ बोलते हैं। लेसर हिमालयाज़ है जो हिमाचल में, जो इन दोनों के बीच में ही यहाँ पे कहीं पड़ जाते हैं, लेसर हिमालय जो हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे लोग कुल्लू मनाली कश्मीर वगैरह घूमने जाते हैं, ठीक है, कांगड़ा। अब हिमाद्री की सबसे पहले बात करते हैं, जो इनर ग्रेटर हिमालयाज़ है। या ये एक तो इसकी इम्पॉर्टेंट फीचर है कि पूरे साल थ्रू आउट द ईयर ये स्नो बाउंड रहता है, मतलब बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं ये पहाड़। हिमाद्री सबसे ऊंचे हैं ना ये, और ये नॉर्दर्न मोस्ट है, सबसे नॉर्थ में जाके, और कॉन्टीन्यूस रेंज है, मतलब एक होता है ना बीच में यहाँ पे पहाड़ आ गया, यहाँ पे कुछ और एरिया आ गया, यहाँ फिर पहाड़, तो वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता, लेकिन ये मोस्ट कॉन्टीन्यूस है, मतलब एक पूरी रेंज सी बनी हुई है कॉन्टीन्यूटी में हिमाद्री रेंज। और इसकी जो पीक्स है, चोटियाँ हैं, जो एवरेज हाइट जो उनकी मान ले, एवरेज अगर निकाले कि कितनी ऊंची पीक्स है, तो 6000 मीटर मान लो एवरेज। कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालय, जितनी भी फेमस पीक्स है ना हिमालयन रीजन की, वो सारी हिमाद्री रेंज में ही मोस्टली आ जाती है। अब इतनी सारी पीक्स है लेकिन है असिमेट्रिकल, ऐसा तो नहीं है ना सारे माउंटेन्स सेम ही सिमेट्री में होंगे, सेम ही साइज। और इसका जो कोर है वहाँ पे हिमाद्री रेंज में कौन सा ज़्यादा रॉक किस टाइप का है, ग्रेनाइट ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। इसका कोर ग्रेनाइट से मिलके बना हुआ है, और ये
ज़्यादातर बर्फ़ से ढके पहाड़ रहते हैं, तो कई ग्लेशियर जो बनते हैं वो यहीं से नीचे जो स्नो पिघल के आती है इसी हिमाद्री रेंज की वजह से वो बनते हैं। ये देखो ये ग्लेशियर्स, ऐसे ग्लेशियर्स हिमाद्री रेंज की वजह से बनते हैं। जो फेमस हाईएस्ट पीक है हिमालयस की, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में पड़ जाता है, इतनी हाइट है उसकी। कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बाड़वा, गुरला मंदाता, ये कहाँ कहाँ पे है देखो, कुछ नेपाल में पड़ जाते हैं क्योंकि हिमालयन रेंज तो नेपाल तक अपनी फैली हुई है, उसकी हाईएस्ट पीक्स है। ये माउंट एवरेस्ट जो बड़ा फेमस है वो देखो नेपाल कंट्री में आ जाता है हिमालय का ही पार्ट। हिमाचल, अब बात करते हैं दूसरे वाले रेंज की। हिमाद्री की हमने कर ली जो सबसे नॉर्दर्न में है, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया में जो पड़ेगी रेंज वो कौन सी हो गई, हिमाद्री। अब हम बात करते हैं इसके बीच में जो पड़ती है हिमाचल, जो कि लेसर हिमालय। ये इसलिए लेसर है, एक तो इसकी पीक उतनी ज़्यादा नॉर्थ में नहीं है जितनी हिमाद्री की है। ये हिमाद्री के साउथ में है, हिमाद्री जैसे है उसके ही जस्ट नीचे ये वाली रीजन पड़ जाती है। और मोस्ट रग्ड यहाँ पे भी माउंटेन्स कैसे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टूटे टाटे रॉक्स ऐसे ऐसे है सिमेट्रिकल से, और हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स है, मतलब दबे हुए से, क्योंकि लेस उसके बिल्कुल जो जहाँ हाईएस्ट पीक्स हैं उसके नीचे वाला एरिया है, तो इसीलिए कंप्रेस्ड सा है, ये ऑल्टर्ड रॉक्स है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑल्टीट्यूड अगर ऊंचाइयाँ देखी जाए तो कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, 3700 मीटर से लेके 1500 मीटर के बीच में यहाँ पे पीक्स हैं। और एवरेज विड्थ उनकी है 50 किलोमीटर, देखो इतनी ज़्यादा नहीं है अगर कंपेयर करें हिमाद्री से तो। और यहाँ पे फेमस वैली क्या है, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, जहाँ पे लोग हिल स्टेशन के लिए बोला जाता है जिनको, जहाँ लोग घूमने जाते हैं, हिमाचल प्रदेश। ओके, और यहाँ पर हिमालयाज़ की जब हम बात करें, ये जो लेसर हिमालयाज़ है इसमें 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस है। फर्स्ट है पीर पंजाल जो मोस्ट लॉन्गेस्ट है इन तीनों रेंज में, और धौलाधार रेंज एंड महाभारत रेंज। ये देखो ये वाली है पूरी कश्मीर साइड पे जो पड़ जाती है पीर पंजाल रेंज, और ये कुल्लू से शिमला तक यहाँ पे पड़ रही है जो धौलाधार रेंज। एंड यहाँ जब काठमांडू वैली नेपाल में आ जाते हैं तो महाभारत रेंज, ये आपको पता होनी चाहिए, ये हिमाचल एरिया है जो सेकंड वाली रेंज हम कर रहे हैं उसके अंदर आती है। ठीक है, ग्रेट हिमालय देखो ये रे, जिसकी हमने बात करी थी क्या, हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री से जस्ट नीचे ये जो पूरा एरिया जो हम लिखा हुआ है ये रेंजेस पीर पंजाल वगैरह, ये क्या आ गया, लेसर हिमालयस। ठीक है, लेसर हिमालयस। अब और तीसरी क्या रेंज रह गई हमारी, बताओ किसको पता है, शिवालिक जो आउटर है, जो सबसे आउटर इस साइड पे मैंने आपको बताई थी, यहाँ पड़ रही थी हिमालयास के भी नीचे, शिवालिक्स बोलते हैं जिन्हें। ये आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर को आ रही है, और इसका अल्टीट्यूड, इसकी पीक्स कितनी ऊंची है, 900 से लेके 1100 मीटर के बीच की रेंज में पीक्स हैं जो चोटियां हैं। और विड्थ एवरेज है 10 से 15, देखो लेसर हिमालय से भी कम छोटी छोटी पीक्स हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा है हिमाद्री में। और ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है जो कि रिवर्स के थ्रू, देखो यहाँ पर से बिल्कुल नॉर्थ साइड पे जब हम हिमाद्री के माउंटेन्स में जाएंगे तो वहाँ से रिवर्स आ रही है, वो जो डस्ट लेके आती है एक नॉर्दर्न प्लेन बनाती है वो। अब इसी प्लेन के अंदर जो ये डस्ट लेके आती है उसकी वजह से ये हिमालयन रेंजेस बनी है जो नीचे वाली है हिमाद्री से। ठीक है, अब जो इकट्ठे हुई भी सेडिमेंट ढंग से नहीं आ पाती उसकी वजह से ये वाली रीजन शिवालिक्स वाली बनी है। ठीक है, जो मेन हिमालय से रिवर्स लेकर आती है सेडिमेंट्स, तो ये वाला एरिया बना है। और यहाँ की वैलीज है जो थिक एल्यूमिनियम से कवर्ड वैलीज होती है शिवालिक रेंज में। और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, ये तो है ही, लॉन्गिट्यूडनल मतलब नॉर्थ टू साउथ जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग, वो कहाँ से कहाँ तक अगर हम बात करें लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में, तो फेमस ना डून्स है कुछ, जैसे कि देहरादून, कोतलीडुन एंड पातलीडुन। ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, जो वैलीज बनी है ना, जैसे उधर हमने कश्मीर वैली वगैरह बात करी थी लेसर हिमालयाज में, लेकिन लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो फेमस है वो देहरादून, कोटलीडुन एंड पातलीडुन। अब सबके पीछे दुन क्यों है, दुन उसे कहते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं। अब ये हमने हिमालयाज की तीनों रेंज के बारे में डिटेल्स जान ली है, सब कुछ जान लिया है। अब हम और इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखो ये तो हमने बात करी थी लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स की बात कर ली, लॉन्गिट्यूड के बेसिस में नॉर्थ टू साउथ अगर देखें तो हिमाद्री, शिवालिक रेंज और ये लेसर हिमालयाज, ये थे अगर लॉन्गिट्यूड पे जाए तो। लेकिन अगर हम ऐसे ईस्ट टू वेस्ट जाएं, अभी तो हमने ऐसे ऐसे करके देखी है डिविजन्स, अगर यहाँ से वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाए तो भी तो डिविजन्स हो सकती है, उस हिसाब से भी डिवीजन हुई हुई है हिमालय की लोगों ने की हुई है रीजन के बेसिस पे। तो वो कौन कौन सी है, और ये रीजन की डिवीजन यहाँ पे पता है कैसे हुई है,
हम नॉर्थ टू साउथ कर रहे थे ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे, कौन सी कितनी ऊंची है, कौन सी कैसी है। लेकिन जब हम ये ऐसे करेंगे वेस्ट टू ईस्ट, तो ये रिवर की वजह से डिमार्केटेड है। कई रिवर आ रही है जो एरियाज़ को डिवाइड कर रही है। तो ये ना 5 मेनली एरियाज़ है जिसमें डिवाइड करी है 5 रीजन में। जो पहला रीजन है इंडस रीजन, इंडस रिवर और सतलुज रिवर की वजह से जो एरिया बन रहा है ना, यहाँ पे इंडस रिवर पड़ जाती है, इधर सतलुज पड़ जाती है। तो इसके बीच का जो एरिया पड़ रहा है उसको हम बोलेंगे पंजाब हिमालय, जिसको कश्मीर हिमालयस भी बोलते हैं। दूसरी रीजन हम बात करें तो वो आ जाती है सतलुज रिवर से लेके काली रिवर के बीच में, उसको हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालयस। ठीक है, ये सब कितने किलोमीटर की है वो भी इसके डिफरेंटली हमको दी हुई है इंफॉर्मेशन। अब तीसरी पे अगर हम बात करें तो काली रिवर से लेके कोसी रिवर के बीच में अगर आ जाए तो नेपाल हिमालयाज है, वो ये रीजन है। अब कोसी से लेके तीस्ता रिवर की बात करें तो फिर सिक्किम हिमालयाज है। एंड फिफ्थ रीजन है तीस्ता रिवर से लेके दिहांग रिवर्स के बीच में असम हिमालयाज। ये 5 रीजन आपको क्लियर हो गई होगी अगर हम वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड करें हिमालयन रीजन को। अब हम बात करते हैं भाई इसमें जो साउथ ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, ये तो मैंने बताया था ब्रह्मपुत्रा ईस्टर्न मोस्ट रिवर है। तो इस बाउंड्री को ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ ब्रह्मपुत्रा हिमालयस कहा जाता है ना। देखो हिमालय की सबसे ईस्ट में क्या पड़ रही है, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये बाउंड्री एन बनाती है, हिमालय की बाउंड्री है। अब हम बात करते हैं पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन। जो ये देखो ईस्ट साइड नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं, इस साइड पे जो हिमालयस आ रहे हैं और जो यहाँ पे स्टेट्स है वो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल। पूर्वांचल के अंदर आ जाती हैं ये सारी मिजोरम वगैरह नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। अब ये पूर्वांचल है क्या भाई, ये तो हमें पता है ईस्टर्न साइड पे जो माउंटेन्स हैं हिमालय के उन्हें हम पूर्वांचल बोलते हैं। अब इसको और भी डिटेल में बताओ तो हिमालयस बियॉन्ड दिहांग रेंज, दिहांग जॉर्ज, जो दिहांग यहाँ पे रिवर है उसके भी बियॉन्ड अगर चले जाएंगे, उसके बाद जो हिमालय शुरू होते हैं तब वहाँ से उस एरिया को पूर्वांचल बोलते हैं। और ये कहाँ की तरफ बैंड हुआ हुआ है, साउथ की तरफ और ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, बिल्कुल ईस्ट बाउंड्री आ जाती है ना इंडिया की, यहाँ तक ये एक्सटेंड हुई हुई है रेंज पूर्वांचल। और रनिंग थ्रू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ये तो मैंने बताई दिया, जितनी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उससे होती हुई जाती है पूर्वांचल की हिल्स एंड माउंटेन्स। और ये डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ घने घने जंगल, मोस्टली रन एज पैरेलल। यहाँ पे भी पैरेलल रेंजेस है, एक रेंज इधर एक इधर एक इधर, पैरेलल ही अगर हम देखें, जैसे हिमाद्री शिवालिक और हमने लेसर हिमालयास की बात की थी। और ये ना मोस्टली सैंडस्टोन से बनी हुई है, जो मिट्टी के पत्थर होते हैं ना उससे, इसीलिए सैंडस्टोन क्या क्रिएट करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पे। और यहाँ पे जो फेमस रेंजेस है पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। यहाँ पे मैप के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये रही पटकाई हिल, नागा हिल और मणिपुर हिल और मिजो हिल्स। ठीक है, मिज़ोरम की साइड पे हो गई ना क्लियर। देखो ये रही मिजो हिल अपनी मिज़ोरम में, पटकाई, नागा, मणिपुर एंड मिजो हिल्स, ये नॉर्थ ईस्ट साइड पे पूर्वांचल की हिल्स हैं। अब हमने देखो हिमालय के बारे में सब कुछ जान लिया है, मैंने आपको जल्दी जल्दी सब कुछ बता दिया है। आप दोबारा से आपको समझना है तो दोबारा से आप इस वीडियो को देखना, सारी चीज़ें अच्छे से फिक्स हो जाएगी माइंड में और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अगर बात करें नॉर्दर्न प्लेन की, तो नॉर्दर्न प्लेन नाम से ही पता चल रहा है प्लेन एरिया जब हो जाता है। अभी तो हमने माउंटेन्स की बात करी, और प्लेन एरिया कहाँ पर है, माउंटेन्स के जस्ट नीचे, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में। अब ये नॉर्दर्न प्लेन्स है फुट हिल्स ऑफ हिमालय में, हाँ भाई हिमालय के जस्ट नीचे है। और 3 मेजर रिवर सिस्टम है यहाँ पर, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर। ऑब्वियसली ये अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ इंडस रीजन आ जाती है, फिर यहाँ पे ईस्टर्न में आ जाती है ब्रह्मपुत्रा और यहाँ बीच में आ जाती है गंगा रिवर। और कौन कौन से एरियाज़ को कवर करता है नॉर्दर्न ये प्लेन, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम, ये नॉर्थ इंडिया मोस्टली। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जहाँ से रिवर इतनी सारी है वो तो फर्टाइल होगा ये एरिया, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकता है। और सॉइल कौन सा है, अलूवियल सॉइल। और एरिया अगर देखा जाए नॉर्दर्न प्लेन का कितना है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लंबा, और चौड़ा कितना है 240 से लेके 320 किलोमीटर, अगर ये ऐसे चौड़ाई देखे तो। वैसे लंबा कितना है 2400 किलोमीटर। और डेंसली पॉपुलेटेड है ये, डेंसली मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर लोगों की, एक कम एरिया में ज़्यादा लोग है। क्यों है भाई, क्योंकि एक तो ये फर्टाइल है, यहाँ एग्रीकल्चर हो सकता है, काम ज़्यादा अच्छे से हो सकता था पहले से ही, तो पहले तो मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर ही थी। तो यहाँ पे
इसीलिए लोग ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया इसको कर दिया लोगों ने, ज़्यादा लोग यहाँ पर रहने लग गए। और यहाँ पे सॉइल बहुत रिच है, अलुवियन सॉइल, रिच सॉइल है यहाँ पे, एडिकेट वाटर भी है, रिवर है तो, और फेवरेबल क्लाइमेट भी रहता है एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो, ठीक है। और रिवराइन आइलैंड्स क्या होता है ये जान लेते हैं। जैसे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मजूली आइलैंड्स है अपना ब्रह्मपुत्रा रिवर में, रिवराइन आइलैंड जिसे बोलते हैं, जो रिवर की वजह से बना हुआ आइलैंड होता है कोई। देखो रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन यानी कि हिमालय, वहाँ से जो रिवर्स आ रही है वो कुछ सैंड लेके आती है जो नीचे एक एरिया बनाती है, और कुछ पानी भी लेकर आती है अपने साथ जो आइलैंड सा बना जाता है। सैंड जो आइलैंड क्या होता है, जो बीच में थोड़ी सा एरिया है सैंड वाला, और बाकी तरफ क्या है, वाटर, सराउंडेड बाय वाटर। अब रिवराइन आइलैंड जो रिवर से बना हुआ आइलैंड है, कौन सी रिवर, जो नॉर्थ हिमालय से आ रही है। जैसे कि ब्रह्मपुत्रा रिवर से बना हुआ आइलैंड क्या है, मजूली आइलैंड, जो वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। और ये लोअर केस में आते आते धीरे धीरे ढलान लाते लाते ये यहाँ से निकलती है तेजी से, ठीक है। हिमाद्री में तेज से रिवर फ्लो करती है, नीचे आते आते उनकी स्पीड स्लो होती रहती है, और अपने साथ जो वो डिपॉजिट लेके आती है सैंड का, उसकी वजह से वो क्या बना लेती है, आइलैंड। और बाकी जगहों पे क्या सराउंड होता है, वाटर, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा रिवराइन आइलैंड किसे कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, जो रिवर्स होती है वो जैसे जैसे नीचे आती जाती है ना, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती जाती है, स्प्लिट होती जाती है डिफरेंट चैनल्स में। जैसे ये गंगा आई, गंगा रिवर, ये यहाँ पे भी गई, कुछ यहाँ पे भी गई, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बीच में सैंड की वजह से या किसी माउंटेन की वजह से अगर डिवाइड हो गई तो। और ये जो डिफरेंट चैनल्स बन रहे हैं ना इसके, इन चैनल्स को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये जो गंगा रिवर के चैनल्स बने वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई, जिसके अलग अलग नाम भी होते हैं। अब ये सिल्ट यानी कि कीचड़ की वजह से ही डिपोजिशन हो जाती है, तभी तो ये चैनल्स बढ़ जाते हैं, मिट्टी जो लेकर आते हैं ये। अब नॉर्दर्न प्लेन की अगर हम वैसे बात करें सेक्शनल बेसिस पे, तो 3 सेक्शन में ये डिवाइडेड है। एक तो पंजाब प्लेन्स, दूसरा गंगा प्लेन्स, एंड तीसरा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। देखो रिवर्स 3 रिवर्स है मेन, उन्हीं की वजह से ये डिवीजन है, एक तो इंडस, एक गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। अब इंडस रिवर्स की वजह से कौन सा प्लेन बना, पंजाब प्लेन, बिल्कुल ये वेस्ट साइड पे जब हम आ जाएंगे। इंडस रिवर जो है और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, सारी की सारी हिमालय से निकलने वाली रिवर्स है, जो क्या बना रही है, पंजाब प्लेन्स। और लार्जेस्ट पार्ट इस पंजाब प्लेन का कहाँ पर आता है, पाकिस्तान के अंदर, और अपने इंडिया में थोड़ा कम पार्ट आता है इसका। दूसरी बात करें गंगा रिवर की वजह से जो प्लेन बन रहा है वो है गंगा प्लेन्स। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, एक तो झज्जर एंड तीस्ता रिवर्स के बीच में ये प्लेन है, और ये हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और थोड़ा सा झारखंड भी और वेस्ट बंगाल तक ये स्प्रेड हुआ हुआ है, जो कि गंगा देखो प्लेन है, सबसे ज़्यादा यही है स्प्रेड हुआ हुआ। ब्रह्मपुत्रा प्लेन की बात करें तो ये मोस्टली आसाम के अंदर है पर्टिकुलरली। और ये जो पंजाब प्लेन्स है ना, ये डोमिनेटेड बाय डोब्स है। अब ये डोब्स क्या होता है भाई, ये नाम से आपको देखो क्लियर होगा। डू का मतलब है टू, ठीक है, और एब्स का मतलब है वाटर। तो जब 2 वाटर वाली बॉडीज मिलकर कोई एरिया बनाती है उसे बोलते हैं डोब, 2 वाटर बॉडीज जहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पंजाब प्लेन्स इसी तरीके से अगर देखा जाए तो पंज मतलब 5 और एब मतलब वाटर, 5 नदियों वाला स्टेट इसे बोला जाता है ना, इसीलिए बोला जाता है। वाटर मतलब एब और पंज मतलब 5, स्टेट ऑफ लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है। ये रही ना देखो इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज। अब नॉर्थ प्लेन की अगर हम बात करें तो कई लोग कहते हैं ये ना कहते हैं कि फ्लैट लैंड है और यहाँ पे कोई वेरिएशंस नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है, सेम ही तरीके का एरिया है सारी तरफ नॉर्दर्न प्लेन में, और इसमें रिलीफ की भी कोई जगह नहीं है, कोई ढंग से सिचुएटेड एकदम स्टेबल जगह नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरा ओपिनियन देखें तो बोलते हैं लोग कि वास्ट प्लेन है, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा फीचर्स में है। तो ये अगर कोई बोले फ्लैट लैंड है और कोई वेरिएशन नहीं है तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये वास्ट प्लेन है और यहाँ डाइवर्सिटी भी है, जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ। क्या डाइवर्सिटी है, क्या वेरिएशन है भाई नॉर्दर्न प्लेन्स में। 4 रीजन्स है, देखो 4 टाइप की। एक भाबर, दूसरी तेराई, तीसरी भांगर, तीसरी खंडार, ठीक है। ये 4 टाइप्स ऑफ रीजन है नॉर्दर्न प्लेन्स में। ये देखो चारों ये टाइप है। ये तो भाबर आ गया जहाँ पे ये वाला एरिया ऐसा होता है, तेराई ऐसे, फिर भंगाड़ ये वाला एरिया, और फिर खंडार। देखो भाबर देखो कैसे दिखने में दिखता है ना। तेराई ये बहुत ज़्यादा वेट एरिया है। भंगाड़ देखो
यहाँ पे पानी थोड़ा कम है। और ये फिर खाडर, इनके बारे में डिटेल में बताती हूँ। नॉर्दर्न प्लेन देखो 4 रीजन्स में डिवाइडेड है। भाबर रेंज की अगर हम बात करें तो ये शिवालिक जो हमने रेंज बात करी थी ना माउंटेन्स की, हिमालयाज़ की, तो उसी के पैरेलल में है ये भाबर। ये देखो यहाँ हिमालयाज़ है तो ये भाबर रेंज है इस साइड पे। और ये सारी स्ट्रीम्स ना डिसअपियर हो जाती है, जितनी भी नदियाँ हैं ना यहाँ आके डिसअपियर हो जाती है, जितनी भी स्ट्रीम्स छोटी छोटी निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े रॉक्स वगैरह ज़्यादा है। नॉर्दर्न प्लेन एरिया है ना, प्लेन एरिया का मतलब ही यही है कि यहाँ पर रहने के लिए प्लेन जगह ज़्यादा है और इसीलिए डेंसली पॉपुलेटेड भी है। और अब अगर हम दूसरी साइड बात करें तेराई रीजन की, तो ये साउथ ऑफ भाबर है। ये तो हो गई भाबर, इसके साउथ में अगर जाएंगे तो तेराई रीजन है जिसका नाम तेराई है। वहाँ पे स्ट्रीम्स और रिवर जो वापस यहाँ तक खो गई थी, यहाँ पे आके डिसअपीयर हो गई थी, वो यहाँ पे री इमर्ज, वापस से इमर्ज होती है। और कैसा एरिया बना देती है इसको, वेट गीला गीला मार्शी सा रीजन। ये देखो तेराई, नाम ही इसीलिए तेराई है, गीला गीला रीजन। आपने देखा होगा, आप माउंटेन एरिया में गए होंगे तो। और अब अगर हम बात करें इसी की थोड़ी सी और, एक तो यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते, थिक थिक रीजन है यहाँ पे, थिक फॉरेस्ट का एरिया, और वाइल्ड लाइफ भी इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो फॉरेस्ट है ना मोस्टली ना, एक तो बने थे, क्लियर कर दिए थे, एक तो एग्रीकल्चर करने के लिए क्लियर करे लोगों ने, और दूसरा रीजन था जो माइग्रेंट्स पाकिस्तान से आ रहे थे। जब डिवीज़न हुआ था, पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो कुछ लोग जो पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे उनके रहने के लिए जगह हो पाए, इसलिए कुछ फॉरेस्ट यहाँ से क्लियर कर दिए गए थे तेराई रेंज में। अब अगर हम बात करें खाडर रेंज की, तो वहाँ पर न्यू यंगर डिपॉजिट्स है, नई नई जो यहाँ पे नई रिवर वापस से इमर्ज हो रही है। वो डिपॉजिट तो अपने दूसरे यहाँ से रिवर यहाँ पे आके तो रुकेगी, डिपॉजिट लेके आएगी, सैंड लेके आएगी, जो अलग टाइप ऑफ एरिया बनाएगी। उस एरियाज को क्या बोलते हैं हम, खाडर, जो तेराई के बाद पड़ता है। और ये हर साल ही रिन्यू हो जाती हैं ये रिवर्स, जितने भी डिपॉजिट्स है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से निकली रिवर, यहाँ आके हो गई डिसअपियर, फिर यहाँ पे दोबारा से रीएमर्ज हुई, फिर यहाँ पे उसकी वजह से क्या बने, डिपॉजिट खादर में। और ये एरिया ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। खादर के बारे में आप जान गए हो। अब हम जानते हैं, बात करते हैं भंगाड़ के बारे में। नाम ही कैसा है, भंगड़ रीजन, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करो जैसे भी। ये है लाइज अबव फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर। ये ना बिल्कुल टेरेस की तरह बना होता है रीजन, देखो बने हुए हैं ना, जहाँ पे फ्लड्स फ्लड्स आते हैं उसके ऊपर जस्ट अबव दैट ये रीजन होती है, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर कंकड़ होते हैं, कंकड़ वाला सॉइल है यहाँ पे, और ओल्ड अलूवियन सॉइल से ये मिलके बने हुए रीजन है खाडर के। जब हम बात करें तो चारों रीजन हमने पढ़ लिए हैं, क्या कैसे बने और क्या क्या कैटेगरीज है नॉर्दर्न प्लेन की। नॉर्दर्न प्लेन्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को और डिटेल में जान लेते हैं, जो ब्रीफली तो हमने स्टार्टिंग में कर ही लिए थे। ये देखो, ये तो हमें पता है, यहाँ पे दक्कन प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये गोंडवाना लैंड जो थी उसके टूटने की वजह से ये बना था, और ये बहुत ज़्यादा एंशियंट और ओल्डेस्ट इसीलिए है, गोंडवाना लैंड को टूट के ये बना था। और ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड और शैलो वैलीज इसमें है, और राउंडेड हिल्स हैं इसके अंदर, जो यहाँ हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करिए। और ना ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, ये देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू, एक तो सेंट्रल हाईलैंड जो इस एरिया को कहते हैं, और ये दक्कन प्लेट्यू। अब सेंट्रल हाईलैंड्स की सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये नर्मदा जो रिवर है उसके नॉर्थ में एरिया पड़ जाता है, और मेजर एरिया मालवा प्लेट्यू का ये कवर कर लेता है। यहाँ पे जो मालवा प्लेट्यू है उसका मेजर एरिया सेंट्रल हाईलैंड्स कवर करता है, और ये चौड़ा है वेस्ट साइड पे, और यहाँ ईस्ट आते आते ये क्या हो जाता है, थोड़ा नैरो हो जाता है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स अपना इस साइड पड़ गया। अब जो रिवर्स है इस एरिया में आके ड्रेन होती है, जो आके गिरती है, नॉर्थ से तो निकल ही रही है, वो देखो हिमालय से आते आते जो इस साइड पे रिवर्स आ रही है वो कौन कौन सी है, चंबल, सिंध, केन, बेटवा, ठीक है। और एक स्लोप सा साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ये एक स्लोप सा बना रही है, ढलान सा बना रही है, ये देखो चंबल रिवर ये रही, ठीक है। केन, बेटवा, ये वाली सारी रिवर्स यहाँ पर है सेंट्रल हाईलैंड्स में। अब सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर जो विंध्या रेंज है, ये रही देखो विंध्या रेंज, और कौन सी रेंज है इसके साथ साथ, सतपुरा रेंज साउथ में अगर देखा जाए तो, सेंट्रल हाईलैंड की ये बात हो रही है। और नॉर्थ वेस्ट साइड पे अगर हम आए तो यहाँ पे इस साइड पे है अरावली रेंज, जो दिल्ली की साइड में भी आप जाओगे तो आपको मिलेगी। गुजरात से लेके दिल्ली तक ये अरावली रेंज फैली हुई है, ठीक है, जो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। और ये बहुत ज़्यादा इरोडेड और ब्रोकन रेंज है, टूटी टूटी एकदम सिमेट्री में कंटिन्यूस नहीं है।
और वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। जब हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं तो ये जो वेस्टर्न साइड पे अगर हम आएंगे तो ये यहाँ पे तो डेजर्ट एरिया था, तो ये उससे जाके मिल जाता है। ये जो सेंट्रल हाईलैंड का एरिया है अगर वेस्ट में जाएगा तो इंडियन डेजर्ट में मिल जाएगा। ये भी देखो ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान की साइड पे। अब सेंट्रल हाईलैंड्स आपको क्लियर हो गए होंगे मोस्टली, और उसकी एक दो बात ये और कर लेते हैं। अगर हम ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की बात करें, सेंट्रल अगर ईस्ट साइड पे जाए सेंट्रल हाईलैंड की, तो उस एरिया को लोकली क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड या बघेलखंड रीजन। फर्दर और इसके भी ईस्ट में और ईस्ट में जाएंगे तो उस छोटा नागपुर प्लेट्यू आ जाता है, जहाँ पे कौन सी रिवर आके गिरती है, दामोदर रिवर। ये देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू मैं आपको दिखाती हूँ, यहीं होगा, ये रहा छोटा नागपुर आ रहा है ना ईस्ट में सेंट्रल हाईलैंड्स के। सेंट्रल हाईलैंड की हमने बात कर ली। अब उसके सेकंड पार्ट पे आते हैं जो कि ये साउथ में था, दक्कन प्लेट्यू, जो इतना बड़ा और इतना फेमस है भाई। ये ट्रायंगुलर सा लैंडमास है, नर्मदा रिवर के साउथ में है। ये देखो ट्रायंगुलर तो है ये यूं ऐसे ट्रायंगल सा बन रहा है देखो। और नर्मदा रिवर जो भी है जहाँ पे भी है, ये री देखो कहाँ है, ये री नर्मदा रिवर अपनी, इसके साउथ में पड़ता है दक्कन प्लेट्यू। और इसकी और डिटेल्स अगर हम जाने तो इसके नॉर्थ में क्या आती है, सतपुरा रेंज। ये तो हमने अभी देख ही लिया है भाई। ये देखो ये री सतपुरा रेंज, ये री दक्कन प्लेट्यू ये रहा, इसके नॉर्थ में सतपुरा रेंज। और यहाँ पे जो महादेव, कैमूर हिल्स एंड माइकल रेंज है जो ईस्ट साइड पे एक्सटेंड हुई हुई हिल्स है, फेमस रेंजेस है दक्कन प्लेट्यू के। और हाई स्लोप है वेस्ट साइड पे ईस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। ईस्ट में थोड़े कम स्लोप, कम ढलान है, और वेस्ट पे ज़्यादा ढलान बने हुए हैं। वेस्ट एज की अगर हम बिल्कुल वेस्ट कोने की बात करें दक्कन प्लेट्यू के तो उधर है वेस्टर्न घाट। ईस्ट की बात करें तो ईस्टर्न घाट। देखो ये आ गए ना वेस्टर्न घाट अपने, ये रे वेस्टर्न घाट्स। और ईस्ट साइड की बात करें तो ये आ गए अपने ईस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। पहले आप ये देख लो, वेस्टर्न एज है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न एज पे है, ईस्ट कोने पे है ईस्टर्न घाट्स। और ये किस वजह से दक्कन प्लेट्यू सेपरेट हुआ है, एक छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो फॉल्ट आया हुआ था उसकी वजह से सेपरेशन इसके अंदर हो गई। और जो नॉर्थ ईस्ट की साइड पे ये एक्सटेंड हो रहा है दक्कन प्लेट्यू, ऐसा नहीं है नॉर्थ ईस्ट तक नहीं जा रहा, ये नॉर्थ ईस्ट तक एक्सटेंडेड है। कहाँ तक, मेघालय और करबी एंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थन चाचर हिल्स, इन्हें लोकली बोला जाता है, जिनके नाम है वो दक्कन प्लेट्यू के। यहाँ पर नॉर्थ साइड पे जाएंगे तो नाम अलग अलग लोगों ने अलग अलग रख दिए। कुछ रीजन का दक्कन प्लेट्यू का क्या नाम रखा, कुछ किसी रीजन का मेघालय, किसी का करबी प्लेट्यू, किसी का नॉर्थ चाचर हिल्स। ठीक है। अब मेघालय की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 फेमस हिल रेंजेस जो है, अगर वेस्ट से लेके ईस्ट पे जाए हम तो पहले पड़ती है गारो हिल्स, फिर खासी हिल्स, फिर जैंतिया हिल्स। ये देखो ये रही गारो हिल्स, फिर यहाँ खासी हिल्स और फिर जैंतिया हिल्स दक्कन प्लेट्यू में नॉर्थ ईस्ट साइड पे। कौन सी स्टेट में है ये, मेघालय में। अब वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो हमें पता ही है, देखो इधर अरेबियन सी की साइड पे है वेस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल की साइड पे है ईस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में ज़्यादा हाई है, और यहाँ की एवरेज एलिवेशन कितना ऊंचा अगर देखें तो 900 से लेके 1600 मीटर तक ऊंचा है ये। और अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो वो एवरेज 600 मीटर ऊंचाई वहाँ पे मिलेगी आपको एरिया की, ईस्टर्न घाट की। तो ज़्यादा ऊंचा क्या हुआ, वेस्टर्न घाट का एरिया। और वेस्टर्न घाट में ना ओरोग्राफिक रेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन जो है ना वैसी विंड्स लेकर आती है मॉइस्चर से भरी हुई, इसलिए यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन हो जाती है इस रीजन में, वेस्टर्न घाट वाले एरिया में। और यहाँ पे हाइट इंक्रीज है नॉर्थ से लेके साउथ में, मतलब नॉर्थ में जो भी एरिया की हाइट है साउथ में जाते जाएंगे तो वो ज़्यादा हाइट बढ़ती जाएगी साउथ तक जाते जाते। हाईएस्ट पीक जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाए इस एरिया की वो है अनाईमुडी वेस्टर्न घाट्स में। कितनी इसकी हाइट है, 2695 मीटर्स, और डोडा बेटा उसकी है 2637 मीटर्स। अगर हम और इसके बारे में बात करें, फेमस हिल स्टेशन है उदगा मंडलम में ऊटी एंड कोडाई कैनल, जो फेमस लोग घूमने जाते हैं जहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में घूमने लायक जगहें। और ईस्टर्न घाट में अगर हम बात करें, ये महानदी वैली से लेके नीलगिरीज साउथ तक ये एक्सटेंडेड है। देखो यहाँ है महानदी रिवर और यहाँ ये नीलगिरी हिल्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फैला हुआ है। ये देखो ये ज़्यादा कॉन्टीन्यूस है, ये ज़्यादा कॉन्टीन्यूस नहीं है ईस्टर्न वाले रीजन।
और यहाँ पे हाईएस्ट पीक अगर देखी जाए तो वो है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट क्या है 1051। देखो कितनी कम है ना, अगर वेस्टर्न के कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ 2000 बिल्कुल डबल ही हो गई है, उससे भी ज़्यादा। महेंद्रगिरी कहाँ है, ये रही देखो, हाईएस्ट पीक इधर है सिचुएटेड। और शिवरॉय हिल्स एंड जवादी हिल्स इन साउथ ईस्ट, ईस्टर्न घाट्स में अगर साउथ ईस्ट की साइड पे हम जाएंगे तो शिवरॉय हिल्स और जवादी हिल्स भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और दक्कन प्लेटो की जब हम बात करें तो एक एरिया उसी के अंदर बोलते हैं जिसको दक्कन ट्रैप्स। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉइल एरिया है। ब्लैक क्यों है, वॉल्केनिक ओरिजिन है, क्योंकि उनका वॉल्केनो थे पहले वहाँ पे, और इसीलिए वहाँ पे इग्नियस रॉक्स है, इतना इतना काला काला सॉइल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं एरिया को, दक्कन ट्रैप। जो इग्नियस रॉक ही रीजन है ना ब्लैक सॉइल होने का, ऐसे रॉक्स नहीं होंगे तो ब्लैक सॉइल कैसे बनेगा, वॉल्केनो से रिलेटेड है ये एरिया आपको पता चल गया। दक्कन ट्रैप देखो ये वाला एरिया है दक्कन प्लेटू के अंदर। अब हमने सब बात कर ली माउंटेन एरिया की, नॉर्दर्न प्लेन्स की, प्लेट्यूज की। अब किस पे आते हैं हम, डेजर्ट पे। इंडियन डेजर्ट की बात करें तो सैंड यहाँ पे है, ये तो हमें पता ही है। प्लेन राजस्थान वाली एरिया पे आप आ जाओ, देखो इस साइड पे इंडियन डेजर्ट। हमने बात करी हिमालयाज की, प्लेन्स की, प्लेट्यू की, अब डेजर्ट की। अब इस डेजर्ट एरिया में वेस्ट साइड पे जो है अरावली है, अरावली रीजन बात करती है ना गुजरात से दिल्ली, उसके भी वेस्ट में जाएंगे तो इंडियन डेजर्ट पड़ता है। और यहाँ पे एक ही लार्ज रिवर है जिसका नाम है लूनी रिवर, ठीक है। और यहाँ पे क्लाइमेट रीजन ना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, क्लाइमेट आरिड रहता है, सूखा सूखा ज़्यादा रहता है, इसीलिए यहाँ पे वेजिटेशन भी लो है और रेनफॉल भी कम रहता है, इसीलिए तो डेजर्ट है ना भाई। देखो 150 मिलीमीटर पर ईयर से भी नीचे रेनफॉल यहाँ पे होती है। और यहाँ पे स्ट्रीम्स कभी कभी रेनी सीजन्स में आ जाती है, नदियों की स्ट्रीम्स कुछ जो बहने लग जाती है, और फिर जैसे ही रेनी सीजन ख़त्म होता है ये धीरे धीरे स्ट्रीम्स भी डिसअपियर हो जाती है और सैंड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब सैंड में डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि सैंड में इतना पानी तो होता नहीं है कि उस स्ट्रीम्स को मेंटेन रखे, इनफ वाटर होता ही नहीं है। और या इतना भी नहीं होता कि वो सी तक पहुंच पाए। जैसे यहाँ से रिवर स्ट्रीम क्रिएट हुई, यहाँ पे इतनी सैंड है कि वो आगे रिवर तक, मेन रिवर जहाँ पे है वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है इस एरिया में रिवर्स ही नहीं है, रिवर्स हैं बट जो स्ट्रीम्स है वो डिसअपियर हो जाती है, बहुत कम रिवर वाला एरिया है यहाँ पे। और एक डेजर्ट एरिया में एक टाइप ऑफ एरिया को बोलते हैं बर्चन्स, जो कि क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स है, ऐसे क्रीसेंट हाफ मून जैसी शेप है यहाँ पे। ये वाला एरिया देखो, इस टाइप के एरिया को बर्चन बोलते हैं। ये लार्ज एरिया कवर करता है, लॉन्गिट्यूडनल डोम्स बने हुए हैं ऐसे लंबे लंबे डोम्स से। इंडो पाक बाउंड्री पे अगर हम जाएं, इंडियन पाकिस्तान की बाउंड्री देखो वैसे ही यहाँ पे इंडियन पाकिस्तान की बाउंड्री, यहाँ ये ज़्यादा मिलेंगे बर्चन्स। और अब हमने डेजर्ट की बात कर ली, इंपॉर्टेंट जो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अब लास्ट आते हैं हम कोस्टल प्लेन्स पे, फिर आइलैंड फटाफट कंप्लीट करते हैं। कोस्टल प्लेन्स है वो कहाँ से कहाँ तक है ये तो मैंने आपको बताया। देखो इस कोस्ट पे जो पड़ रहा है यहाँ एरिया वो आ जाएगा अपना वेस्टर्न घाट के इधर, और ये यहाँ ईस्टर्न घाट है तो यहाँ इसके यहाँ पर जो एरिया पड़ेगा वो ईस्टर्न घाट के यहाँ वाले प्लेन्स हो गए। इधर को बोलेंगे वेस्टर्न कोस्ट, इधर बोलेंगे ईस्टर्न कोस्ट। अब जो वेस्टर्न कोस्ट है किन के बीच में फंस रहा है वो, एक तो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी। यहाँ है अरेबियन सी, यहाँ है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। इनके बीच में क्या पड़ रहा है अपना वेस्टर्न कोस्ट। और ये बहुत नैरो एरिया है अगर ईस्ट कोस्ट के कंपैरिजन में हम बात करें तो। ये देखो वेस्ट में आ गए, 3 पार्ट में डिवाइड है वेस्टर्न कोस्ट जहाँ पे लोग रहते हैं। कोंकण प्लेन्स, कन्नड़ प्लेन्स एंड मालाबार प्लेन्स। कोंकण नाम से पता चल रहा है गोवा और मुंबई की साइड का एरिया पड़ जाता है यहाँ पे। फिर कन्नड़ प्लेन्स और मालाबार प्लेन्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल कोस्ट, जो कि यहाँ बे ऑफ बंगाल साइड पे पड़ते हैं, ठीक है। और जो लार्ज रिवर्स है इन दोनों एरियाज में, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, ये डेल्टा बनाती है ईस्ट कोस्ट में। और यहाँ पे फेमस जो लेक है वो है चिलिका लेक उड़ीसा में, जो महानदी डेल्टा के साउथ में है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर नमक वाले पानी की जो लेक है इंडिया में सबसे बड़ी, वो चिलिका लेक है, उड़ीसा में वो है सिचुएटेड, ठीक है। ये देखो यहाँ से देखो कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, गोदावरी रिवर, ये रहा नॉर्दर्न सरकार एरिया, कोरोमंडल कोस्ट, ये मालाबार कोस्ट वेस्टर्न घाट पे अगर हम आ जाए तो। अब बात कर लेते हैं आइलैंड्स की। मैंने आपको बताया आइलैंड वो एरिया होता है जो चारों तरफ से वाटर से कवर सराउंडेड होता है। अब इंडिया के मेन 2 आइलैंड कौन से हैं, एक तो लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अरेबियन सी की साइड पे आएंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये मालाबार कोस्ट जो मैंने आपको केरला की साइड पे यहाँ पर दिखाया है उसके ये क्लोज है बहुत ज़्यादा, और ये स्मॉल कोरल आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं, देखो
कोरल आइलैंड्स में आपको दिखा देती हूँ कोरल रीफ्स क्या होती है। ये देखो, ये होती है कोरल रीफ्स। यहाँ पे इस टाइप के आइलैंड्स है इससे बने हुए, उसको कंपोज करके बोला जाता है लक्षद्वीप आइलैंड्स। पहले ये देखो एक साथ तो कोई बने हुए नहीं है, अलग अलग को मिलके नाम दिया गया है लक्षद्वीप। एक का नाम था लक्षद्वीप, एक का मिनिकॉय, एक का अमनदीवी, और 1973 में इन सबको मिला के क्या बोला जाता है, लक्षद्वीप। ठीक है, ये तो हो गई इस साइड की बात। अब हम अगर इस साइड की बात करें अंडमान एंड निकोबार की, ये दो पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ में अंडमान और साउथ में निकोबार, बे ऑफ बंगाल की साइड पे ये जो पड़ता है। और ये यहाँ पे एक ही एक्टिव वॉल्केनो है जो अभी भी एक्टिव है, फूटता है, वो है बैरन आइलैंड में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ये भी डिफरेंट आइलैंड से बना हुआ है। ये तो देखो ऐसे ऐसे आइलैंड है, ये एलोंगेटेड है, नॉर्थ से साउथ में आ रहा है लॉन्गिट्यूड्स की बेसिस पे। और ये हमें पता है बिगर ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, लक्षद्वीप के कंपैरिजन में अगर देखें, और ये ज़्यादा स्कैटर्ड है, टूटे टूटे बटे हुए ज़्यादा है। डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें जो फ्लोरा फोना एनिमल्स वगैरह में, प्लांट्स वगैरह में है, तो यहाँ पे भी बहुत डाइवर्सिटी है और लक्षद्वीप में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। पिटी आइलैंड्स है यहाँ पर वेस्टर्न घाट में, ये लक्षद्वीप आइलैंड में, और यहाँ पे एक फेमस बर्ड सेंचुरी भी है। और ये आइलैंड्स जब हम बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स की और अंडमान निकोबार आइलैंड की, तो यहाँ का क्लाइमेट इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल मतलब भाई इक्वेटर के पास है, अर्थ में इक्वेटर है ना जो बीच में डिवाइड करता है अर्थ को दो पार्ट में, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में, तो उसके ही क्लोज पड़ते हैं ये दोनों आइलैंड। इसलिए यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है इक्वेटर के यहाँ पे, वैसे ही क्लाइमेट इन आइलैंड्स में भी होता है। कोरल्स क्या होते हैं ये देखो मैंने आपको दिखा दिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अपने नेचर के लिए। शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं कोरल पॉलिप्स, जो कॉलोनीज़ में रहते हैं। ये देखो पूरी की पूरी कॉलोनीज सी है ना, यहाँ पे फिश वगैरह भी रहती है। और इसके बारे में और डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ लेना। यहाँ पे फेमस है जो ऑस्ट्रेलिया में है एक कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ जिसे बोलते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ जो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है, बहुत बड़ी है, लार्जेस्ट। अच्छा, अब हम इंडिया में सारे फीचर्स के बारे में जान चुके हैं। इतने फीचर्स हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज भी हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग उससे मिलते हैं। कोई फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है, कोई अलग टाइप ऑफ रिसोर्स हमें देता है, कोई फॉरेस्ट एरिया कहीं पे जाता है। तो इंडिया इज़ अ रिसोर्स रिच कंट्री, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर इंडिया। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विनायका बाय मानसी।